नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रामलाल जांगीड़ स्वागत कर रहा हूं आपके अपने YouTube चैनल नैनो एकेडमी पे। प्यारे साथियों, आज से अपन प्रारंभ कर रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। ये कौन सी बुक्स है और इनमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो मैं सर्वप्रथम आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा। आप लोग ओल्ड एनसीईआरटी यदि पढ़ना चाह रहे हैं, ओल्ड एनसीईआरटी सिविल सर्विस के लिए ओल्ड एनसीईआरटी इतिहास विषय की जो बुक्स हैं उनको मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। इनसे पहले मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं, हालांकि आप लोगों ने देखे होंगे। उसमें कुछ साउंड क्वालिटी और डिक्शन से संबंधित गुणवत्ता है वो कुछ कमी रही हुई है, तो उन्हें भी अपन दूर कर लेंगे। पहले अपन कक्षा 11 व कक्षा 12, कक्षा 11 और कक्षा 12 की जो ओल्ड एनसीईआरटी है, एक राम शरण शर्मा की जो 11वीं की है, और इनके साथ में सतीश चंद्रा की ओल्ड एनसीईआरटी है, उनके बारे में भी अपन पढ़ेंगे, उनको भी अच्छा तरीके से समझेंगे। आज की इस क्लास में केवल अपन 11वीं क्लास की विषय वस्तु में क्या क्या दे रखा है, कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं और 11वीं क्लास में अपन क्या क्या पढ़ेंगे। टोटली अपनी 11वीं क्लास में 2 बुक्स हैं। उन दोनों बुक्सों को अपन अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे। पहली बुक्स तो अपनी रहेगी प्राचीन भारत का इतिहास, और उसके बाद में दूसरी बुक्स रहेगी मध्यकालीन भारत का इतिहास। ये दोनों बुक्स अपने 11वीं क्लास की हैं और ओल्ड एनसीईआरटी है। आगे बढ़ते हैं। ये राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद केवल बुक्स का कवर है जो कि मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। ये ओल्ड एनसीईआरटी है 1999 की। इन्हें बहुत ही अच्छा तरीके से दोस्तों इसमें जानकारी है जो कि दे रखी है। ऐसी जानकारी वर्तमान के एनसीईआरटी में मैंने तो नहीं पढ़ी है, और आप लोगों ने भी नहीं पढ़ी होगी। बहुत ही बढ़िया बुक्स है, आप लोग भी अच्छे तरीके से इन्हें पढ़िएगा, समझिएगा। प्रकाशक की टिप्पणी यहाँ दे रखी है। अपने अपन लोग इनका इंडेक्स पढ़ते हैं, इंडेक्स में कौन कौन से अपने टॉपिक दे रखे हैं उनको अच्छा तरीके से समझेंगे, और उसके बाद में 11वीं की जो दूसरी बुक्स है मध्यकालीन भारत का इतिहास, उनके बारे में अपन समझेंगे। तो इनको अपन इंडेक्स के रूप में देखेंगे। तो इसमें देखिए चित्रों की सूची या फिर मानचित्रों की सूची। इसमें देखिए जो लेसन दे रखे हैं, लेसनों में अपन पहला अध्याय है जो कि पढ़ेंगे, वो है प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व। प्राचीन भारत का जो इतिहास है उनका महत्व क्या है, क्यों पढ़ेंगे अपन, इनके बारे में पढ़ेंगे। अपन इनको क्यों पढ़ते हैं, प्राचीन भारत का जो इतिहास है उनको क्यों पढ़ते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। और इनमें सब टॉपिक दे रखा है, अनेकता में एकता और वर्तमान में अतीत की प्रासंगिकता। इन दोनों टॉपिकों को पहले पार्ट में अपन पढ़ेंगे। अब भी यदि नोट्स बना रहे हैं तो साथ साथ में अपने नोटबुक में लिखते जाइएगा, जिनसे अच्छा तरीके से आप लोगों को समझ में आए। कोई भी कंसेप्ट या विषय वस्तु अपन समझते हैं, पढ़ते हैं, तो लिखने से अपना 50% जो विषय वस्तु है वो अपनी कंप्लीट हो जाती है। जैसा कि मेरा अनुभव है, तो आप साथ साथ में लिखते जाइएगा और स्वयं के नोट्स है जो कि बनाते जाइएगा। उसके बाद में अध्याय 2। अध्याय 2 में अपन पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक। आधुनिक लेखक कौन कौन से हैं, अब इनमें सब टॉपिक है उपनिवेशवादियों के विचार और उनका योगदान। उसके बाद में राष्ट्रवादियों की दृष्टि और योगदान। फिर अराजनीतिक इतिहास की ओर मोड़। ये इनके सब टॉपिक हैं, और मुख्य टॉपिक था प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक कौन कौन से, उनके बारे में। उसके बाद में अपना तीसरा अध्याय आता है, इनमें स्रोतों के प्रकार और इतिहास का निर्माण। स्रोत कौन कौन से हैं, उनके प्रकार और इतिहास का निर्माण। इसमें देखिए भौतिक अवशेष, सिक्के, अभिलेख, साहित्यिक स्रोत और विदेशी विवरण, ऐतिहासिक दृष्टि और इतिहास का निर्माण। इन टॉपिक को अपन इसके ये तीसरे पार्ट के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे। फिर अपना अध्याय 4 रहेगा जिसमें भौगोलिक ढांचे के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। फिर 5वां अध्याय रहेगा जिसमें अपन पढ़ेंगे प्रस्तर युग, आदिम मानव, इनके बारे में। और प्रस्तर युग में अपन पढ़ेंगे पूरा पाषाण युग, जिनमें अपन पढ़ेंगे आकटक और खाद्य संग्राह। फिर पूरा पाषाण की अवस्थाएं। फिर मध्य पाषाण काल, इसमें आखेटक और पशुपालक उनकी जीवन कैसा था उनके बारे में। प्राचीन
सम कलाकृतियाँ, और फिर अपन पढ़ेंगे नवपाषाण काल, युग और खाद्य उत्पादन के बारे में। कुल मिलाकर के जो पाषाण काल है, प्रस्तर युग है, वो 5वें अध्याय में पूर्ण रूप से अपन पढ़ेंगे। उसके बाद में 6ठे अध्याय में अपन देखेंगे ताम्रपाषाण कृषक संस्कृतियाँ। अब ताम्रपाषाण में कृषक संस्कृतियाँ वो किस प्रकार से थी उनके बारे में। तो ताम्रपाषाण युग की बस्तियाँ, ताम्रपाषाण अवस्था का महत्व, ताम्रपाषाण संस्कृतियों की दुर्बलताएं, ताम्र निधियाँ और गैरिक मृद भांड अवस्था, इनके बारे में अपन अध्याय 6 में अच्छा तरीके से समझेंगे, पढ़ेंगे। और फिर अपनी प्रारंभ होती है हड़प्पा संस्कृति, कांस्य युग की सभ्यता। ताम्रपाषाण काल के बाद में कांस्य युग में अपन प्रवेश करेंगे, और कांस्य युग में अपन पढ़ेंगे भौगोलिक विस्तार कितना है, और उसके बाद में नगर योजना और संरचना। फिर कृषि के बारे में पढ़ेंगे, फिर पशुपालन के बारे में, शिल्प और तकनीक के बारे में, ज्ञान और व्यापार के बारे में, राजनीतिक संगठन और धार्मिक प्रथाओं के बारे में पढ़ेंगे। फिर सिंधु घाटी के पुरुष देवता और वृक्षों और पशुओं की पूजा, हड़प्पाई लिपि, माप तोल, मृद भाट, मोरे, और इनके साथ में अपन प्रतिमाएं, मृण मूर्तिकाएं, उद्भव, उत्थान, अवसान, हड़प्पा संस्कृति की नागरिकोत्तर अवस्था। कुल मिलाकर के हड़प्पा सभ्यता के बारे में अपन संपूर्ण जानकारी है जो कि इस अध्याय 7 में प्राप्त करेंगे। बढ़िया तरीके से इसमें मतलब दे रखा है। आप लोग वर्तमान की एनसीईआरटी उठाओगे तो इतनी जानकारी है जो कि वर्तमान के एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है। इसलिए जो अनुभवी लोग हैं वो कहते हैं कि ओल्ड एनसीईआरटी, इतिहास के लिए आप ओल्ड एनसीईआरटी ही पढ़ें, क्योंकि उन्होंने सही कहा है कि इनमें बहुत ही अच्छे तरीके से जानकारी है जो कि उपलब्ध करवा रखी है। उसके बाद में अपन अध्याय 8 का अध्ययन करेंगे, जिसमें आर्यों का आगमन और ऋग्वैदिक युग। इसमें मूल निवास स्थान और पहचान, फिर जनजातीय संघर्ष और भौतिक जीवन, जनजातीय राज्य व्यवस्था, कबीला, परिवार, सामाजिक वर्गीकरण और ऋग्वैदिक देवता। आर्यों का आगमन होता है, मूल निवास कौन सा है, स्थान कौन सा है, पहचान किस प्रकार से उनकी, और जनजातियों किस प्रकार से उनका संघर्ष होता है, भौतिक जीवन किस प्रकार से, पूरी जानकारी है जो कि अध्याय 8 में प्राप्त करेंगे। फिर अपना अध्याय रहता है 9वां, जिसमें उत्तर वैदिक अवस्था, जिसमें राज्य और वर्ण व्यवस्था की, और राज्य और वर्ण व्यवस्था की और फिर उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार किस प्रकार से होता है। फिर चित्रित दूसर है जो कि मर्द भांड, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर लोहा व्यवस्था, संस्कृति और उत्तर वैदिक अर्थव्यवस्था, राजनीतिक संगठन और सामाजिक संगठन, देवता, अनुष्ठान और दर्शन, इनके बारे में अपन अध्ययन है जो कि अध्याय 9 में करेंगे। अध्याय 9 अपना उत्तर वैदिक अवस्था से संबंधित है। और अध्याय 10, इसमें देखिए आप जैन और बौद्ध धर्म, जैन और बौद्ध धर्म, इसमें उद्भव के कारण, जैन और बौद्ध धर्म का उद्भव क्यों हुआ, इनके कारणों का पता लगाएंगे। फिर वर्धमान महावीर और जैन संप्रदाय, वर्धमान महावीर और जैन संप्रदाय, जैन धर्म के सिद्धांत, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। वर्धमान महावीर के बारे में पढ़ेंगे, वर्धमान महावीर से संबंधित अपन जैन धर्म के सिद्धांत, और फिर जैन धर्म का प्रसार है जो कि किस प्रकार से हुआ उनके बारे में, फिर जैन धर्म का क्या योगदान है उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर गौतम बुद्ध और बौद्ध, गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे, और इनके साथ में बौद्ध के बारे में भी, बौद्ध धर्म है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो बौद्ध धर्म के सिद्धांत कौन कौन से हैं, और फिर बौद्ध धर्म की विलक्षणताएं और इसके प्रसार के कारण क्या क्या है, और उसके बाद में बौद्ध धर्म के ह्रास के कारण क्या है, और बौद्ध धर्म की उपादेयता और प्रभाव क्या है। बहुत ही बढ़िया तरीके से क्रमबद्ध रूप से एक एक जानकारी है जो कि अपन इस पाठ में पढ़ेंगे। और उसके बाद में अपना अगला अध्याय आता है, 11वां अध्याय है, जिनमें अपन जनपद के बारे में पढ़ेंगे, राज्य और प्रथम मगध साम्राज्य के बारे में। इसमें महाजनपद, जिसमें मगध साम्राज्य की स्थापना और विस्तार के बारे में पढ़ेंगे, और मगध की सफलता के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मगध राज्य की है जो कि मात्रा ज़्यादा थी, इसलिए समृद्ध राज्य भी था, और इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। बाकी सभी महाजनपदों के बारे में भी अध्ययन है जो कि इस अध्याय में अपन करेंगे। फिर 12वां अध्याय अपन देखते हैं, तो इसमें ईरानी और मकदूनियाई आक्रमण, इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इसमें ईरानी आक्रमण, संपर्क के परिणाम, सिकंदर का आक्रमण और सिकंदर के आक्रमण के परिणाम है जो कि क्या क्या रहे उनके बारे में। फिर 13वां अध्याय अपना रहता है बुद्ध काल में राज्य और वर्ण समाज। बुद्ध काल में राज्य किस प्रकार से था और वर्ण समाज जो कि किस प्रकार से था। तो इसमें देखिए भौतिक जीवन,
प्रशासन पद्धति, सेना और कराधान, गणतांत्रिक प्रयोग, सामाजिक वर्गीकरण और विधि व्यवस्था, इनके बारे में जो कि अपन अध्ययन है जो कि 13वां अध्याय में करेंगे। फिर रहता अपना अध्याय 14, जिसमें मौर्य युग। मौर्य युग से संबंधित जानकारी अपन चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, साम्राज्य का संगठन किस प्रकार से था। फिर अशोक के बारे में पढ़ेंगे, अशोक के अभिलेखों, कलिंग का युद्ध का प्रभाव और आंतरिक नीति और बौद्ध धर्म इतिहास में अशोक का स्थान। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बारे में और इनके बारे में अपन विस्तारित जानकारी है जो कि अध्याय में करेंगे। फिर अध्याय 15, अध्याय 15 में अपन मौर्य शासन का महत्व क्या है, राजकीय नियंत्रण, आर्थिक नियंत्रण, ललित कला और वास्तुकला, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण, इनके बारे में अध्ययन है जो कि अपन अध्याय 15 में करेंगे। फिर अध्याय 16, इसमें मध्य एशिया से संपर्क और उनके परिणाम। ये मौर्य जो कि भारत का या फिर उस समय के भारत का मध्य एशिया से संपर्क और उनके परिणाम क्या क्या है उनके बारे में। तो इसमें देखिए, हिंद, यूनानी, शक, पार्थियाई, पहलव, कुषाण, मध्य एशिया से संपर्कों के प्रभाव, भवन और मृदभंड, उत्कृष्ट अश्वारोही सेना, व्यापार और खेती, राज्य व्यवस्था, भारतीय समाज में नए तत्व, धार्मिक विकास, बौद्ध महायान संप्रदाय का उद्भव, कला की गांधार और मथुरा शैली, साहित्य और विद्या, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। बहुत ही अच्छे जानकारी है जो कि अपन है जो कि 16वें अध्याय में अपन प्राप्त करेंगे, जो कि मध्य एशिया के संपर्क से प्राप्त हुई या फिर उनके परिणाम भी इस अध्याय में अपन है जो कि प्राप्त पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए, अगला अपना अध्याय रहता है 17वां, जिसमें सातवां युग के बारे में अपन अध्ययन करेंगे, जिसमें राजनीतिक इतिहास के बारे में, भौतिक संस्कृति के पहलू और सामाजिक संगठन, प्रशासनिक ढांचा और धर्म, वास्तुकला और भाषा। तो इनकी अपन राजनीतिक इतिहास, फिर भौतिक इतिहास, भौतिक व्यवस्था के बारे में, संस्कृति के बारे में, उनका सामाजिक संगठन किस प्रकार से है सातवां युग का, प्रशासनिक ढांचा किस प्रकार से था सातवां युग का, और फिर धर्म क्या था, वास्तुकला किस प्रकार से थी और भाषा क्या थी। सातवां युग के बारे में विस्तृत जानकारी है जो कि अपन अध्याय 17 में प्राप्त है जो कि करेंगे। उसके बाद में अपना अध्याय रहता है 18, इसमें सुदूर दक्षिण में इतिहास का आरंभ। अब दक्षिण भारत में इतिहास का आरंभ, उनके बारे में अपन जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अभी तक तो अपन उत्तर भारत में थे, अब सुदूर दक्षिण में इतिहास का आरंभ है जो कि किस प्रकार से हुआ। तो इसमें देखिए, महापाषाणिक, मेगालिथिक, इनकी पृष्ठभूमि, राज्य का बनना, किस प्रकार से राज्य बना और सभ्यता का उदय किस प्रकार से हुआ, और 3 आरंभिक राज्य कौन कौन से थे, और धन और तलवार, सामाजिक वर्गों का उदय किस प्रकार से हुआ, और ब्राह्मण संस्कृति का आरंभ है जो कि किस प्रकार से हुआ। उसके बाद में तमिल भाषा और संगम साहित्य के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। संगम ग्रंथों में सामाजिक विकास की झलक है, उनके बारे में भी अपन 18 नंबर अध्याय में बढ़िया तरीके से दक्षिण भारत के बारे में जानकारी है जो कि प्राप्त करेंगे। फिर अपना अध्याय रहता है 19 नंबर 19 अध्याय में अपन मौर्योत्तर युग में शिल्प, व्यापार और नगर शिल्प, विदेशी व्यापार और मुद्रा अर्थव्यवस्था और शहरी बस्तियों के बारे में जो कि अध्याय 19 में अपन अध्ययन करेंगे। ये जानकारी रहेगी अपने मौर्योत्तर युग की। और उसके बाद में गुप्त युग का प्रवेश होता है, जिसमें गुप्त साम्राज्य का आरंभ, उदय और विकास, इसमें पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें पढ़ेंगे चंद्रगुप्त प्रथम, और फिर पढ़ेंगे समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय और गुप्त साम्राज्य का पतन, जो मुख्य मुख्य थे उनके बारे में, जो 3 शासक हुए उनके बारे में। और उसके बाद में अंतिम अपन पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य का पतन है जो कि किस प्रकार से हुआ। तो ये 20वां अध्याय है जो कि गुप्त साम्राज्य से संबंधित रहेगा। उसके बाद में 21वां अध्याय है, ये भी अपने गुप्त साम्राज्य से संबंधित ही है। इसमें अपन अध्ययन करेंगे गुप्त काल का जीवन है जो कि किस प्रकार का था। तो इसमें प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, और व्यापार और कृषि मूलक, व्यापार और कृषि, इनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। अर्थव्यवस्था की प्रवृत्तियां किस प्रकार की थी उनके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर सामाजिक गतिविधियां किस प्रकार की थी, बौद्ध धर्म की अवस्था है जो गुप्त काल में किस प्रकार की थी, भागवत संप्रदाय का उदय और विकास, फिर कलाएं, साहित्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये गुप्त काल में जो प्रचलित थी उनके बारे में अपन अध्ययन है जो कि करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे कुछ चित्रों से संबंधित जानकारी दे रखी है।
ये जो कि प्रत्येक अध्याय में है उनके बारे में, कौन कौन से चित्र है उनके बारे में दे रखे हैं। तो इसमें देखिए जो चित्र है उनके चित्रों की जानकारी दे रखी है। हालांकि जो अपने अध्याय जो थे अपने कुल 21 अध्याय गुप्त काल के जीवन काल तक अपन इसमें अध्ययन है जो कि करेंगे। और कुछ चित्र है प्रत्येक अध्याय में कौन कौन से कैसे कैसे उनके बारे में जानकारी जो कि दे रखी हैं। तो इन्हें भी अपन जब इन पाठों को अपन पढ़ेंगे उन पाठों में इनका अध्ययन है जो कि अपन अच्छे तरीके से करेंगे। आगे पढ़ते हैं। उसके बाद में अपना अध्याय 22 आता है। अध्याय 22 नंबर अध्याय में अपन पूर्वी भारत में सभ्यता का प्रचार, दक्षिण भारत में अपन चलेंगे और फिर अपना रहता है पूर्वी भारत। अब पूर्वी भारत में सभ्यता का प्रचार है जो किस प्रकार से हुआ, तो सभ्यता के लक्षण उड़ीसा और पूर्वी एवं दक्षिणी मध्य प्रदेश और बंगाल, असम और रचनात्मक काल है जो कि क्या रहा था, इनके बारे में अपन है जो कि अध्याय 22 में। उत्तर भारत में अपन लोगों ने पढ़ लिया, फिर पढ़ लिया दक्षिणी भारत में और फिर अपने पूर्वी भारत में। तो इनके बारे में अपन लोगों ने पूर्वी भारत के बारे में अपन जानकारी है जो कि अध्याय 22 में अपन प्राप्त करेंगे। और फिर 23 नंबर अध्याय में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे हर्ष और उसके काल से संबंधित, हर्ष का राज्य, फिर शासन, हुआंगसांग का विवरण और बौद्ध धर्म और नालंदा, इनके बारे में जानकारी है जो कि अपन अध्याय 23 में प्राप्त करेंगे। और अध्याय 24 में अपन प्रायद्वीप में नए राज्यों के गठन और ग्राम विस्तार के बारे में है जो कि जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें नई अवस्था, दक्कन और दक्षिण भारत के राज्य, पल्लव चालुक्य संघर्ष, पल्लव और चालुक्य के बीच में संघर्ष, और फिर मंदिर, किसानों पर कर भार, ग्रामीण विस्तार और सामाजिक ढांचे के बारे में अध्ययन है जो कि अपन अध्याय 24 में प्राप्त करेंगे। और उसके बाद में अध्याय 25 अपना रहता है जिसमें दर्शन का विकास, जिसमें सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, जीवन के प्रति है जो कि भौतिकवादी दृष्टि का अध्ययन है जो कि अपन अध्याय 25 में प्राप्त करेंगे। दर्शन का विकास, इनमें से भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि पूछे जाते हैं, सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने इस किताब में व्यवस्थित तरीके से दे रखा है, तो इन्हें अपन समझेंगे। उसके बाद में अध्याय 26। एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कक्षा 6, 7, 8 इसमें जो एनसीईआरटी का लेवल है वो बिल्कुल छोटे स्तर पे दे रखा है। और यदि आप लोगों ने आप लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप सीधे कक्षा 11 और कक्षा 12 ग्रेजुएशन कर चुके हैं और उसमें आप लोगों की हिस्ट्री रही होगी, तो आप लोग कुछ न कुछ जानकारी हो जो कि पहले से रखते होंगे। तो आप कक्षा 11 और कक्षा 12 की एनसीईआरटी है, ओल्ड एनसीईआरटी है, उन्हें अच्छे तरीके से पढ़िएगा। फिर भी यदि आप लोगों ने आपका जो आधार है वो बना हुआ नहीं है तो फिर कक्षा 6, कक्षा 7 और 8। अब रही बात की ओल्ड एनसीईआरटी हमारे पास में है नहीं, तो मैं कक्षा ये अभी 11 और 12 का जो कोर्स करवाने के बाद में कक्षा 6, 7, 8, 9 और 10 इनको वापस करूँगा, क्योंकि इनसे पहले मैंने अपलोड करके वो कह सकते हैं कि एक सही तरीके से अध्यापन है उसमें नहीं करवाया हुआ है। और 2-3 साल पहले के वीडियोज़ है जो कि थे उसमें, तो उस समय वॉइस रिकॉर्ड के गैजेट्स वगैरह और रिकॉर्ड करने का तरीका भी सही नहीं था। तो आप लोग हैं जो कि पुनः अध्ययन करना चाहते हैं तो कक्षा 6, 7, 8, 9 और 10 ये 11वीं और 12वीं का अध्ययन करवाने के बाद में अपन अध्ययन करेंगे, बड़े तरीके से समझेंगे। आप लोग इन्हें 11वीं और 12वीं की जो एनसीईआरटी है उन्हें पढ़िए, साथ साथ में हो सकता है तो आप नोट्स भी बनाइएगा। अब 26 नंबर अध्याय में अपन भारत का ऐसे ही देशों से सांस्कृतिक संपर्क है जो किस प्रकार से हुआ और उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और अध्याय 27 में प्राचीन से मध्यकाल की और प्राचीन से मध्यकाल की ओर अपन बढ़ेंगे। और फिर सामाजिक संकट और भूमि संबंधी परिवर्तन, भूस्वामियों का उदय, नई कृषि अर्थव्यवस्था, व्यापार का ह्रास और प्राचीन नगरों का पतन, वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन और सांस्कृतिक विकास, भक्ति और तंत्र संप्रदाय, ये अपन 27 नंबर अध्याय में पढ़ेंगे। और फिर अध्याय रहता है 28, इसमें सामाजिक परिवर्तनों का अनुक्रम, इनमें देखिए जनजातीय और पशुचारण अवस्था और कृषि उच्च वर्गों का उद्भव, उत्पादन और शासन की वर्णमूलक व्यवस्था, सामाजिक संकट और भूस्वामी वर्ग का उदय, और ये अपन 28 में
पढ़ेंगे सामाजिक परिवर्तनों के अनुक्रम के रूप में। फिर अध्याय अपना रहता है 29, अध्याय 29, इसमें विज्ञान और सभ्यता की विरासत, जिसमें धर्म के बारे में पढ़ेंगे, वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, दार्शनिक पद्धतियों के बारे में पढ़ेंगे, शिल्प और प्रौद्योगिकी के बारे में, राजतंत्र, विज्ञान और गणित, आयुर्विज्ञान, भूगोल, कला और साहित्य के बारे में अध्ययन है जो कि अपन करेंगे। फिर अपना अध्याय रहेगा अगला, वापिस ये जो कि पेज है जो कि में लग गया है। अब ये टोटल अपने 29 जो कि अध्याय थे अपने जो कि प्राचीन भारत का इतिहास है, उनमें कक्षा 11 की प्राचीन भारत का इतिहास में टोटल 29 अध्याय थे। आप लोग भी इन्हें बढ़िया तरीके से अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, क्योंकि लिखने से अपना जो विषय वस्तु है वो 50% है जो कि कंप्लीट हो जाती है। आप लोग पढ़ने के साथ साथ में लिख भी रहे हैं तो इनसे क्या होगा कि आपका ध्यान है वो केंद्रित रहेगा और अच्छे तरीके से आपका अवधान होगा। आप साथ साथ में लिखते भी जाइएगा और मैं बिल्कुल कम स्पीड में आप लोगों को है जो कि अध्यापन कार्य करवाऊँगा। तो उसके बाद में अपने कक्षा 11 की एक और बुक रहती है। टोटली अपने 11 में 2 बुक हैं। टोटल कक्षा 11 में 2 बुक है। पहली बुक अपने प्राचीन भारत का इतिहास हो गई और उसके बाद में दूसरी बुक है वो मध्यकालीन भारत का इतिहास। यह है सतीश चंद्र की, और ऊपर अपने पढ़ी थी वो थी रामचरण। तो इसमें देखिए कक्षा 11 के लिए इतिहास की पाठ्यपुस्तक सतीश चंद्र ओल्ड एनसीईआरटी, और यह वही जो संस्करण है, पुराना संस्करण, उनके बारे में। अब इस पुस्तक में अपन क्या पढ़ेंगे और कौन कौन सी विषय वस्तु इस पुस्तक में अपनी रहेगी, उनके बारे में थोड़ा सा अपन जानकारी है जो कि प्राप्त कर लेते हैं। विषय सूची है जो कि यहाँ पे दे रखी है। तो प्राचीन भारत से अपन वापस अपन आ जाते हैं मध्यकालीन भारत में, और इसमें अध्याय 1 अपन पढ़ेंगे भारत और बाहरी दुनिया के बारे में। भारत और बाहरी दुनिया, भारत का बाहरी दुनिया के साथ में किस प्रकार से संपर्क हुआ उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और फिर अध्याय 2 में पढ़ेंगे उत्तर भारत, 3 साम्राज्यों का काल। उत्तर भारत में 3 साम्राज्यों का काल, ये 8वीं से 10वीं सदी तक का समय रहेगा, उसमें पढ़ेंगे। और उसके बाद में अध्याय 3, इसमें चोल साम्राज्य के बारे में अपन पढ़ेंगे, जो कि 9वीं से 12वीं सदी तक का काल है, इसके बारे में। फिर अध्याय 4, इसमें आर्थिक, सामाजिक, जीवन और शिक्षा और धार्मिक विश्वास के बारे में अपन पढ़ेंगे, जो कि 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी के मध्य का काल रहेगा। इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। उसके बाद में अध्याय 5, जिसमें संघर्ष का युग लगभग 1000 से लगा करके 1200 ईस्वी के बीच में संघर्ष का युग रहा था, उनका अध्ययन। और फिर अध्याय 6, जिसमें दिल्ली सल्तनत फर्स्ट और दिल्ली सल्तनत 2 है, जो कि अपन इसमें पढ़ेंगे 6 और 7 में। अब फर्स्ट में अपन पढ़ेंगे ममलुक सुल्तान वंश के बारे में, और उसके बाद में खलजी और तुगलक के बारे में अपन अध्याय 7 में पढ़ेंगे। अध्याय 8 में दिल्ली सल्तनत के अधीन शासन और आर्थिक तथा सामाजिक जीवन के बारे में अपन 8 में पढ़ेंगे। अध्याय 9 में विजयनगर और बहमनियों का काल है, जो कि पुर्तगालियों का आगमन, ये अध्याय 9 में पढ़ेंगे। अध्याय 10, जिनमें उत्तर भारत में साम्राज्य के लिए संघर्ष, उत्तर भारत में साम्राज्य के लिए जो संघर्ष हुआ था 1400 से लगा करके 1525 ईस्वी के बीच का काल है, उनके बारे में। और फिर अपन अध्याय 11 में भारत में सांस्कृतिक विकास, 13वीं से 15वीं शताब्दी जो सदी है, माफी चाहूँगा, उनके बीच में जो सांस्कृतिक विकास हुआ था भारत में, उनके बारे में है जो कि अपन अध्ययन है जो कि करेंगे। उसके बाद में अध्याय 12, जिसमें उत्तर भारत में साम्राज्य के लिए संघर्ष, ये मुगल और स्थापना, जो कि 1524 से 1555 के बीच में जो काल रहा है, उनका अध्ययन अपन अध्याय 12 में करेंगे। अध्याय 13, जिसमें मुगल साम्राज्य का दृढ़ीकरण, जिसमें अकबर का काल है, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। और फिर अध्याय 14, दक्कन और दक्षिण भारत, जो कि 1556 माफी चाहूँगा 1656 ईस्वी तक है, जो कि इसका अध्ययन अपन करेंगे। फिर अध्याय 15, जिसमें 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत, 17वीं सदी माफी चाहूँगा 17वीं सदी की पूर्वार्ध में भारत, उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। फिर अध्याय है जो कि 16, जिसमें मुगलों के अधीन आर्थिक तथा सामाजिक जीवन,
आर्थिक और सामाजिक जीवन मुगलों के दिन, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर 17 अध्याय जिसमें सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियां क्या क्या रही उनके बारे में। और फिर 18वां अध्याय मुगल साम्राज्यों का चरमोत्कर्ष और विघटन, भाग एक और भाग दो। ये अपन 18 और 19 में, और फिर मूल्यांकन और समीक्षा करके अपन इस मध्यकालीन भारत इतिहास का समापन करेंगे। तो कुल मिलाकर के 20 अध्याय थे अपने जो कि मध्यकालीन भारत इतिहास में, और 29 अध्याय अपने थे जो कि अपने प्राचीन भारत का, प्राचीन भारत में अपने 29 अध्याय, और 20 अध्याय है जो कि इसमें टोटली हो गए अपने 49 अध्याय है जो कि इसमें हो गए। प्रत्येक अध्याय जो कि काफ़ी काफ़ी बड़े बड़े जो अध्याय हैं उनमें अपन छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे, बिल्कुल समझ करके पढ़ेंगे। कोई पार्ट है जो कि 4 वीडियो में समाप्त होगा, कोई 5 वीडियो में होगा, कोई 1 वीडियो में भी हो जाएगा। तो इसी तरीके से अपन बढ़िया तरीके से समझेंगे, पढ़ेंगे। आप लोग भी बढ़िया तरीके से अपने नोट्स बनाते जाइएगा साथ साथ में, और अच्छा प्रदर्शन आप लोग भी करिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, कोई कमी वगैरह है तो उनका भी आप लोग बताइएगा, तब जा करके अपन बढ़िया तरीके से अध्ययन है वो कर पाएंगे। तो धन्यवाद साथियों, अपन अगली क्लास में कुछ अच्छी जानकारी के साथ में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।